नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे मैं पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट केयर के बारे में बहुत ही संक्षेप से बात करूंगा। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है जिसमें इसका टोटल टाइम लगभग 12 से 18 घंटे हो सकता है। सर्जिकल ड्यूरेशन इतना हो सकता है और इसमें दो वेसल्स की एनास्टोमोसिस, डक्ट की एनास्टोमोसिस, एक ऐसे पेशेंट में जो यूजुअली ये पेशेंट्स काफ़ी सिक होते हैं। तो प्रोसीजर के बाद का जो पीरियड होता है ये काफ़ी उथल पुथल से भरा हुआ हो सकता है। मोटी बातों को अगर हम समझें तो देखिए, कोई भी जब फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आती है तो उसके रिजेक्ट होने का चांसेस होता है, जो इम्यूनोलॉजिकल रीजन से होता है, जिसको कि रिजेक्शन कहते हैं। तो लिवर में फॉर्चुनेटली रिजेक्शन के केसेस काफ़ी कम होते हैं किडनी के बजाय और दूसरे ऑर्गन्स के बजाय, क्योंकि लिवर एक इम्यून टॉलरेंट ऑर्गन माना जाता है। तो इम्यून रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो 1 ईयर पेशेंट और ग्राफ्ट सर्वाइवल जनरली 95% होता है। तो 5% लोगों में या तो लिवर काम करना बंद कर सकता है या पेशेंट किसी दूसरे कारणों से पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में सर्वाइव नहीं कर सकता है। और 5 ईयर सर्वाइवल जनरली 80% होता है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये एकदम 100% फूल प्रूफ प्रोसेस नहीं है। और एट द सेम टाइम ये तब हम इसके बारे में और बेहतर डिसीजन ले पाते हैं जब ये समझते हैं कि जिन कारणों में किया जाता है उनमें 1 ईयर सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी भी 5% ऐसे पेशेंट्स में नहीं होती है। और जनरली जैसे जैसे इम्यूनोसप्रेशन और बाकी केयर में इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये फिगर्स और बेटर हो जाते हैं। शुरू के फेजेस में जो प्रॉब्लम होती है, जब भी ये ग्राफ्ट डाला जाता है, इसकी ब्लड वेसल्स, बाकी चीज़ों का काम करना, और ये जो एनहिपैटिक फेज होता है जिसमें जनरली पेशेंट्स में पीलिया ज़्यादा होता है, जब तक वो कम होता है तब तक ये ग्राफ्ट का फंक्शन जब तक शुरू होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है। इसके बाद हिपैटिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस अर्ली फेज में एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होती है जिसके लिए हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और जब इम्यून सप्रेशन शुरू होता है तो शुरू के फेज में रिजेक्शन या उसके कारण इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के कारण होने वाला कोई इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन इसमें एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इशू होता है। तो ये शुरू के 2 से 4 हफ्तों में हिपैटिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस, रिजेक्शन, प्राइमरी नॉन फंक्शन ऑफ ग्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। और इनके लिए जनरली पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट केयर में 10 से 15 दिनों का स्टे होता है पेशेंट्स का हॉस्पिटल में, जिसके बाद जब खाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, कई पेशेंट्स जब ट्रांसप्लांट हो रहा होता है उस समय उनकी किडनी की हालत ठीक ना हो, यूरिन आना शुरू हो जाए, तो वो घर जाने की हालत में होते हैं 10 से 15 दिनों में। इसके बाद के फेज में जो इम्पॉर्टेंट बिलियरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो बाइल डक्ट लिवर में, जो ट्रांसप्लांटेड लिवर का बाइल डक्ट, ग्राफ्ट का बाइल डक्ट और जो ओरिजिनल पेशेंट की बाइल डक्ट होती है, वो जो जोड़ होता है, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, हमारे देश में सबसे कॉमन LDLT यानी कि लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें किसी हेल्दी व्यक्ति का लिवर का एक हिस्सा निकाल करके लगाते हैं। तो LDLT और DDLT यानी कि जो डेड बॉडी से लिवर लेते हैं, इसमें बिलियरी कॉम्प्लिकेशंस में बड़ा फर्क होता है। यानी कि बाइल डक्ट से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस LDLT में कहीं ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो जो मेनली ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये होते हैं बाइल डक्ट जहाँ पे जोड़ा जाता है उसके अंदर से लीक, यानी कि अर्ली बाइल लीक, ये जनरली फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है। और बिलियरी स्ट्रक्चर यहाँ, यानी कि इन दोनों जगहों पे अगर सिकुड़न पैदा हो जाए तो जॉन्डिस होना। जनरली बिलियरी स्ट्रक्चर 3 मंथ्स के बाद शुरू होता है और 1 साल तक देखा जाता है। कई बार लेट बिलियरी स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। तो जब भी बिलियरी स्ट्रक्चर या बाइल लीक होता है तो इसको हम एंडोस्कोपिक मेथड से ट्रीट करते हैं, यानी कि ERCP, और ज़्यादातर ये पेशेंट्स नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स जिसमें स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा हो कि वो एंडोस्कोपी से नहीं ट्रीट हो पा रहे हो, तो हम PTBD यानी कि लिवर को बाहर से पंक्चर करके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की मदद से उसको कंबाइंड प्रोसीजर के द्वारा करते हैं। और बहुत ही अनकॉमनली इसमें रिपीट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले महीने के एंड से लेकर के 1 साल तक में बाइल लीक फर्स्ट 3 मंथ्स में, और फिर बिलियरी स्ट्रक्चर्स के होने की संभावना होती है। जब पेशेंट एक बार घर पर चला जाता है तो इम्यूनोसप्रेसिव का डोज पहले 3 मंथ्स तक काफ़ी ज़्यादा रहता है। जनरली पेशेंट्स 3 इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस पर होते हैं, तो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क मैक्सिमम होता है। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए
इन्फेक्शन से बचने के लिए भीड़ भरी जगहों में नहीं जाना, हाइजीनिक फूड कंज्यूम करना, बाहर ना निकलना ज़्यादा, ये जनरली होते हैं तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो तो उनको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना। और रिजेक्शन का रिस्क जो कि ग्रेजुअली 3 मंथ्स के बाद धीरे धीरे और ज़्यादा कम होने लगता है। लिवर जैसे मैंने आपको बताया कि इम्यून टॉलरेंट ऑर्गन होता है और 3 महीने के बाद इम्यूनोसप्रेशन भी काफ़ी कम कर दिया जाता है। जब भी रिजेक्शन का खतरा लगे कि रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है या कोई और प्रक्रिया तो नहीं हो रही है, फिर उसके लिए लिवर बायोप्सी करके डिसाइड करते हैं और बीच बीच में कई बार इम्यूनोसप्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक और बात समझने की ज़रूरत है कि जब भी ट्रांसप्लांट होता है तो ये पेशेंट्स काफ़ी न्यूट्रिशनली वीक होते हैं, इनकी मांसपेशियां कमज़ोर होती है, इनमें खाने पीने की काफ़ी कमी होती है। तो ट्रांसप्लांट के बाद डाइट और रिहैबिलिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग जब किडनी की हालत अच्छी नहीं होती है तो कई बार ये सवाल आता है कि क्या सिर्फ लिवर का ट्रांसप्लांट किया जाए या कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए। कुछ ऐसे मरीजों में ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है या थोड़ा स्टेबल हो जाने के बाद सीक्वेंशियली किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत बाद में पड़ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ट्रांसप्लांट एक लाइफ सेविंग सिचुएशन में किया जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो ओरिजिनल बीमारी जिसके कारण ट्रांसप्लांट हुआ उसके रिकरेंस का खतरा, जैसे हेपेटाइटिस बी के वापस आने का खतरा, उसके लिए दवाइयाँ देना हेपेटाइटिस बी के लिए सेपरेटली ज़रूरी होता है। कई बार हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट पहले ना हो सका हो, पेशेंट टॉलरेट ना कर रहा हो या सक्सेसफुल ना हो रहा हो, वो ट्रांसप्लांट के बाद देते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस ये बाद में आने का खतरा होता है, इसके लिए बाद में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नैश यानी कि मोटापे से होने वाला सिरोसिस, ये देखा गया है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बाद में लिवर में रिकर करती है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक सेपरेट ट्रीटमेंट होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो संक्षेप में यदि मैं आपको बताऊं तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद पहला 1 मंथ बहुत ही क्रिटिकल है, 3 मंथ्स क्रूशियल होते हैं और 1 साल तक का पीरियड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें अनेक कॉम्प्लिकेशंस का खतरा होता है और समय के अनुसार इन कॉम्प्लिकेशंस का नेचर और उसका अप्रोच बदलता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत होती है और इन बातों को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में एक डोनर, काफ़ी ज़्यादा खर्च ये इन्वॉल्व होता है। और कई बार हमारे मन में ये उम्मीद होती है कि बिल्कुल एक मैजिक है कि लिवर बदल दिया, अब सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा प्राय नहीं होता। और इसमें 5 से 10% लोगों में कॉम्प्लिकेशन पहले साल तक में ये आती हैं, लेकिन इन हर कॉम्प्लिकेशन का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है अगर उसको टाइम से आइडेंटिफाई किया जाए। और कई बार जब ये कॉम्प्लिकेशंस रिकर होती हैं तो रीट्रांसप्लांट का एक इसमें ऑप्शन होता है। तो इसके लिए ऑब्वियसली जहाँ पर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं वो टीम आपको इसके लिए काउंसिल करती है और क्लोज फॉलोअप के लिए बताती है। और ये चीज़ें समझने से आपकी एक्सेप्टेंस इन चीज़ों के प्रति और बेहतर हो जाती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।